मेरा नाम रंजीत है। लोग मुझे एक आम सा अफसर समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच एक मामूली से ऑफिस बॉय से जुड़ा है, तो शायद वो भी मेरी तरह रातों में जागकर दरवाजों की आहट सुनते। मैंने अपनी जिंदगी में कई फाइलें खोली हैं, कई केस देखे हैं, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो फाइलों में नहीं मिलते। वो इंसान की आंखों में उतर आते हैं। सर जी, रुक जाइए। उस आवाज में ऐसी गूंज थी कि मेरे कदम जमीन में गड़ गए थे। कोई आम वार्निंग नहीं थी, ये किसी ऐसे इंसान की आवाज थी जो बहुत कुछ देख चुका हो और अब नहीं चाहता था कि मैं भी वही देखूं। इस दरवाजे के पीछे जो सच है वो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने पलटकर देखा तो वहीं खड़ा हुआ था, उसी पुरानी सी वर्दी में, चेहरे पर सदियों पुरानी उदासी और आंखों में एक अजीब सा डर, जैसे वो डर मुझसे नहीं बल्कि उस सच से था जिसे वो अपने अंदर दफन किए बैठा था। तुम्हें क्या लगता है पवन, मैं डर जाऊंगा? मैंने गुस्से में पूछा। हालांकि सच ये था कि मेरा दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उसका लहजा पत्थर जैसा सख्त था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, उसने कहा। मैं आपको बचा रहा हूँ। आपने मेरी जिंदगी के उस पन्ने को पलटने की कोशिश की है जहाँ सिर्फ राज है, ऐसे राज जो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को भी काला कर दें। उसकी बातों में धमकी कम और एक अजीब सा दर्दनाक दुख ज्यादा था, जैसे वो जानता हो कि जो होने वाला है वो मुझे तोड़ देगा और शायद उसे सुकून देगा। मेरा पीछा छोड़ दीजिए, उसने कहा, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान की फितरत है, जिस रात से उसको रोका जाए वो उसी की तरफ और तेजी से भागता है। मुझे क्या पता था कि पवन की ये वार्निंग मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने वाली है। और ये सब उस दिन से शुरू नहीं हुआ जब मैं उसके घर के बाहर खड़ा था। इस कहानी की शुरुआत उस दिन हुई थी जब वो पहली बार हमारे ऑफिस में दाखिल हुआ था। हमारा ऑफिस शहर के एक ऐसे इलाके में था जहां काम का दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। हम सब अपनी अपनी फाइलों और लैपटॉप में खोए रहते थे। ऐसे माहौल में ऑफिस बॉय का काम हमेशा मामूली समझा जाता है। लेकिन पवन पवन कुछ अलग था। उसे आए हुए मुश्किल से 4 दिन हुए थे। खामोश रहने वाला, झुकी हुई निगाहें और हर वक्त काम में डूबा हुआ इंसान। वो सबको चाय देता, फाइलें इधर से उधर करता, बिना किसी शिकायत के। हैरानी की बात ये थी कि उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। उसके काम करने के अंदाज में एक अजीब सी डेडिकेशन थी। और शायद तभी मैंने पहली बार महसूस किया था कि ये लड़का सिर्फ एक ऑफिस बॉय नहीं है। लंच टाइम था, जब हम सब कुलीग कैफे में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। यार, ये नया चपरासी, क्या नाम है इसका? हाँ पवन, कुछ अजीब नहीं है? मेरे कुलीग दिलीप ने कहा। मैंने कंधे उचका दिए। क्या अजीब है? ये एक चपरासी है, यहाँ काम करता है और चला जाता है। तुम भी किन किन बातों पर ध्यान देते हो? मेरे लहजे में बहुत लापरवाही थी। मैं अपने काम के सिवा किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। नहीं यार, देखो उसको, दिलीप ने इशारा किया। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। पवन एक कोने में बैठा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि वो अपना लाया हुआ लंच बॉक्स, जो टिफिन में पैक था, उसको खोले बिना साइड पर रखे हुए था और हम लोगों की टेबल से बचा हुआ आधा खाया हुआ खाना एक प्लेट में जमा करके खा रहा था। मुझे वो अजीब जाहिल आदमी लगा। अपना ताज़ा खाना छोड़कर ये झूठा खाना खा रहा है। मैंने नाक चढ़ाते हुए कहा। मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ गई। कुछ देर के बाद जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मेरी नज़र बस स्टॉप पर पड़ी। पवन वहाँ पर मौजूद था। मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। मेरे कदम रुक गए। बस स्टॉप पर एक बूढ़ा सा फकीर बैठा हुआ कांप रहा था। पवन ने अपना वो पैक हुआ टिफिन, जो उसने ऑफिस में नहीं खोला था, उस फकीर के हाथ में पकड़ा दिया। फकीर ने उसको आशीर्वाद देते हुए खाना खोला तो उसमें से भाप निकल रही थी। ताज़ा सी रोटी और सब्जी। मैं हक्का बक्का रह गया। ये आदमी खुद बचा हुआ खा रहा था और इस फकीर को ताज़ा खाना दे दिया। मेरे दिमाग में सवालों का एक तूफान उठने लगा था। मैंने सर झटका। पागल होगा या फिर दिखावा कर रहा होगा? मैंने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। अगले कुछ दिन ऑफिस में बहुत मुश्किल वक्त गुजरा। महीने का आखिरी हफ्ता था और काम का बोझ दुगना था। मेरी बदकिस्मती के डेडलाइन वाले दिन मेरा लैपटॉप जवाब दे गया था। इस मशीन ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। क्या हुआ सर जी? अचानक से मेरे सर पर एक नरम सी आवाज गूंज गई। मैंने झुंझलाकर ऊपर देखा तो पवन हाथ में कॉफी का कप लिए हुए खड़ा था। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपना काम करो, मैंने सख्ती से उससे कहा। मेरा दिमाग पहले ही दर्द से फट रहा था, ऊपर से उसकी दखल अंदाजी मुझे जहर लग रही थी।
उसने खामोशी से कॉफी का कप मेज के ऊपर रखा, पर वहां से हिला नहीं। लगता है कि मशीन नाराज हो गई है सर जी, बहुत ज्यादा काम ले लिया आपने इससे। वो मुस्कुराया नहीं, बस एक सपाट लहजे में बोला, पवन, मेरे पास तुम्हारी इस बेकार की बातों का वक्त नहीं है। ये फाइल अभी हेड ऑफिस भेजनी है और ये कबाड़ चल ही नहीं रहा। तुम जाओ, जाकर अपने बर्तन धो। मैंने उसको एकदम से धुतकार दिया था। मुझे अपनी बेबसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे दिखाइए सर जी, उसने अचानक से कहा, और मेरे टेबल के बीच में घुसने लगा। अरे तुम क्या कर लोगे? तुम जैसे जाहिल और अनपढ़ आदमी को क्या पता भला टेक्नोलॉजी क्या होती है? हटो पीछे। मैं चीखने लगा। मुझे यकीन था कि वो ये कुछ खराब न कर देगा, और उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने बड़ी तेजी से लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चली कि जैसे वो कोई माहिर एक्सपर्ट हो। ये लीजिए, फाइल सेंड होने के लिए तैयार है, उसने सीधे होकर बड़े तसल्ली से कहा था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं कभी स्क्रीन को देख रहा था तो कभी उसके चेहरे को। ये तुमने कैसे किया? मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। मेरा गुरूर, मेरा घमंड एकदम मिट्टी में मिल गया। वो बस हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें खुशी नहीं थी। बस साहब, मशीन की भी जुबान होती है, कभी कभी उसको सुनना पड़ता है। ये कहकर वो उठ के ऐसे चला गया जैसे उसने कोई बहुत मामूली सा काम किया होगा। मैं कुर्सी पर एकदम से गिर गया। दिल के अंदर एक चुभन थी कि ये आदमी आम तो नहीं है। दूसरी बार मैं इससे भी ज्यादा हैरान रह गया। मैं लंच ब्रेक में बैंक के किसी काम से बाहर निकल रहा था तो ऑफिस के गेट के बाहर धूप में एक कुर्सी पर पवन बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक प्राइस बॉन्ड था और वो उसको बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था, जैसे किसी दूरबीन से जरासीन को तलाश कर रहा हो। मुझे शरारत सूझी थी तो मैं उसके पास जाकर रुक गया। क्यों भाई पवन, अब करोड़पति बनने के सपने भी देख रहे हो? मैं एकदम से उससे बोला। उसने चौंक कर ऊपर देखा, फिर इज्जत से खड़ा हो गया। नहीं सर जी, मैं कहाँ और करोड़ों रुपए कहाँ, बस ऐसे ही नंबर देख रहा था। बस ऐसे ही नंबर देख रहा था। इसमें तो क्या दिख रहा है? नंबर के अंदर कोई खजाना है। मैं हंस पड़ा और वो संजीदा हो गया। उसने वो प्राइस बॉन्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। सर जी, ये आप रख लीजिए, इस पर 5 लाख रुपए का इनाम निकलने वाला है। मेरी हंसी रुक गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या पहले से इस बारे में पता चल गया? तुम कोई अंतर्यामी हो? लेकिन साहब जी, मेरा दिल कह रहा है, और मेरा दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब ये लीजिए, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने उसको उल्लू बनाने की कोशिश समझी। देखो पवन, अपना ये प्राइस बॉन्ड बेचने के लिए ये ड्रामा मत करो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये कागज का टुकड़ा। सर जी, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे भी मेरे नसीब में इतना पैसा नहीं है, ये आपके नसीब का लग रहा है। उसने इंसल्ट किया। ले लीजिए, पछताएंगे नहीं। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ, शायद उसके लहजे की सच्चाई या फिर मेरे अपने लालच ने जेब से 1000 का नोट निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। अगर इसमें प्राइस नहीं निकला तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैंने प्राइस बॉन्ड उसके हाथ से झपट लिया। निकलेगा सर जी, पूरे 5 लाख ही निकलेगा। वो अभी भी इस यकीन से बोल रहा था। मैं सर झटक कर आगे बढ़ गया। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद जब मैंने अखबार में लिस्ट देखी तो मेरे हाथों से अखबार छूट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये वही नंबर था, बिल्कुल वही नंबर जो पवन ने दिया था। इस पर दूसरा इनाम निकला था, पूरे 5 लाख रुपए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। ये कैसे हो गया? मेरे दिमाग में बार बार आया कि ये नामुमकिन है। अगले दिन मैं भागा भागा ऑफिस पहुंचा। पवन किचन में ही बर्तन धो रहा था। मैं सीधा उसके पास गया। पवन, मेरी आवाज में कपकपाहट थी। वो पलटा कि जी सर, मुबारक हो, मिठाई कब खिला रहे हैं? उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी, जैसे उसको पहले से ही पता था। तुम्हें कैसे पता था? तुम्हारा तुक्का सही कैसे लगा? बोलो। मैंने उसके कंधे पकड़ लिए। सर जी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी दिल की आवाज़ सुन लेनी चाहिए। उसने धीरे से मेरे हाथों को हटाया। मैंने जेब से 10,000 रुपये निकाले। ये लो तुम्हारा हिस्सा भी। तुमने मुझे वो प्राइस बॉन्ड दिया था ना? उसने पीछे हटकर सर को नामे हिलाया। नहीं सर जी, ये आपका ही नसीब था। मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिसके पास देने को कुछ भी नहीं हो, उसको लेने का भी हक नहीं होता। ये एक अजीब सी बात थी जो मेरी समझ से बाहर थी। एक गरीब चपरासी जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत होनी चाहिए, वो इनाम से हिस्सा लेने से भी मना कर रहा था। अरे पागल मत बनो, रख लो। मैंने ज़बरदस्ती करनी चाहिए। नहीं सर जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उसने सख्ती से मना कर दिया था और अपने काम में लग गया। मैं हैरत और सदमे की हालत में वहाँ खड़ा रहा। ये आदमी इंसान है
या फिर कोई देवता या कोई और चीज़। उसके बाद पवन को मैंने बहुत बारीकी से परखना शुरू किया। एक शाम मैं घर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, पार्किंग में अपनी बाइक स्टार्ट की तो पवन वहां से गुजर रहा था। उसके हाथ में झाड़ू थी। वो मेरी बाइक की आवाज़ सुनकर रुक गया। वो कुछ देर तक मेरी बाइक के पीछे घूमता रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला कि सर जी, आज बाइक पर मत जाइए या फिर इसकी ब्रेक ठीक करवा लीजिए। मैं पहले ही लेट हो रहा था। क्या मतलब है? मेरी बाइक बिल्कुल ठीक है, सुबह ही सर्विस करवाई है। मैंने झुंझलाकर कहा। ये इंसान अब मुझे डराने लगा था। नहीं सर जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ब्रेक फेल हो सकती है, चोट भी लग जाएगी। रिक्शा ले लीजिए। आज उसकी आवाज़ में वही वार्निंग थी जो उस दिन थी, पर इंसान की ईगो उसको बर्बाद कर देती है। मुझे लगा कि ये फिर से अपनी कोई झूठी कहानी बना रहा है ताकि मुझ पर अपना रौब जमा सके। पवन, तुम अपनी हद में रहा करो। तुम एक मैकेनिक नहीं हो, चपरासी हो। अपना काम करो। मैंने गुस्से से एक्सीलेटर को दबाया और बाइक तेजी से पार्किंग से बाहर को निकाल ली। हवा तेज चल रही थी और सड़क पर भीड़ कम थी। मैं अच्छी खासी स्पीड में था। पवन की बात मेरे दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही थी, पर मैंने उसको झटक दिया। वो हर वक्त मनहूस बातें ही करता है। मैं बड़बड़ाया। मेरे रोड पर आते ही ट्रैफिक सिग्नल लाल हो गया। मैंने आदत के मुताबिक पाँव से ब्रेक दबाया। पैडल बिल्कुल ढीला था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने दोबारा से जोर से उसको दबाया। कुछ नहीं हुआ। बाइक की स्पीड कम नहीं हुई। सामने एक फल वाले का ठेला लगा हुआ था और उसके पीछे एक बड़ा सा ट्रक गुजर रहा था। ओह गॉड! मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने हैंडल ब्रेक भी दबाई, पर वो भी शायद जाम हो गई थी। पवन की आवाज़ उस पल मेरे कानों में गूंज गई। पछताओगे सर जी। अगले ही लम्हे जोरदार धमाका हुआ। मेरी बाइक उस फ्रूट वाले ठेले से टकराई। मैं हवा में उछला और दूर जाकर सड़क पर गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आसपास लोगों का शोर था, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, उसको कैसे पता चला था इस बारे में। फिर मुझे हॉस्पिटल में ही होश आया। मेरी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और सर पर पट्टियां थी। मेरी पत्नी पास में बैठी हुई रो रही थी कि शुक्र है मेरी जान बच गई। डॉक्टर कह रहे थे कि टक्कर बहुत तेज लगी थी। मैंने दर्द से कर्राते हुए छत को देखा। मेरी बाइक बिल्कुल ठीक थी। मैकेनिक ने भी चेक की थी। फिर अचानक से ब्रेक कैसे फेल हो गई? और सबसे बढ़कर पवन को ये सब कुछ कैसे पता चला था? मैं 4-5 दिन ऑफिस नहीं जा सकता था। घर पर लेटे लेटे मेरा ध्यान बस उसी आदमी की तरफ रहता। वो कोई जादूगर है या जो भी है, पर उसकी आंखों में जो वीरानी थी वो किसी अंतर्यामी की नहीं लगती। वो तो किसी बहुत गहरे सदमे की तस्वीर थी। जब मैं छुट्टियों के बाद बैसाखी के सहारे ऑफिस में पहुंचा तो मेरी नज़र सबसे पहले उसको ही ढूंढने लगी थी। किचन में एक नया लड़का खड़ा हुआ चाय बना रहा था। पवन कहाँ पर है? मैंने उससे बेसब्री से पूछा। वो छुट्टी पर है सर, 3 दिन से नहीं आया, नए लड़के ने जवाब दिया। मेरा दिल बैठ गया। उससे मिलना चाहता था, पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, पर वो गायब था। और ऑफिस के काम, बॉस के डांट डपट और प्रोजेक्ट्स के बोझ तले में धीरे धीरे उसको भूलने लगा था। मुझे क्या पता था कि कुदरत ने हमारी मुलाकात का एक और उससे भी ज्यादा हैरान होने वाला मौका लिख रखा है, जहां पर जिंदगी और मौत का भी सवाल होगा। हॉस्पिटल के सफेद बिस्तर पर लेटे हुए मेरी नज़र छत पर घूमते हुए पंखे पर जमी हुई थी। टांग में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में चलने वाली आंधी जिस्म की तकलीफ से कहीं ज़्यादा तेज थी। डॉक्टर और नर्स आ जा रहे थे और मेरी पत्नी बीना मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, लेकिन मैं वहाँ होकर भी वहाँ पर नहीं था। मेरा दिमाग बार बार उस एक पल पर जाकर टिक जाता था जब पार्किंग में पवन ने मुझे रोका था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में ही गूंज रही थी कि सर जी, पछताओगे। मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ इत्तेफाक कैसे हो सकता है। एक बार तो तुक्का लग सकता है और 2 बार भी शायद, लेकिन ये इस बार मौत की खबर देना, और वो भी इतने धीरे से जैसे उसको लोहे के अंदर कभी साफ नजर आ रहा हो, ये कोई आम बात नहीं थी। मैंने बीना को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं डर रहा था कि वो शायद इस बात से घबरा जाए या फिर मुझे वहमी समझेगी। घर पर आने के बाद 4-5 दिन बिस्तर पर गुजर गए। उन दिनों में मेरे सवाल और डर वक्त गुजरने के साथ साथ जुनून में बदलने लगे। मैं धीरे धीरे ऑफिस जाना चाहता था ताकि उसकी आंखों में देखकर पूछ सकूं कि तुम आखिर हो कौन। जब मैं बैसाखी के सहारे लंगड़ाता हुआ ऑफिस पहुंचा तो वहां का माहौल तो रूटीन के मुताबिक था। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कुलीग्स ने मुझे देखा तो मेरी तबीयत का पूछा। किसी ने कहा कि तुम किसी गरीब की मदद करो, तुम्हारी जान बच गई।
ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानी की है तुम्हारे ऊपर। तो किसी ने कहा कि बाइक बेचकर गाड़ी ले लो। मैं सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरी निगाहें किचन के दरवाजे पर ही जमी हुई थी। थोड़ी देर के बाद किचन का दरवाज़ा खुला, लेकिन पवन बाहर नहीं आया, बल्कि एक नया लड़का चाय की ट्रे लिए हुए आया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने बेसब्री से उससे कहा कि इधर आओ लड़के। वो घबराता हुआ मेरे पास आया। जी सर। वो पवन अभी भी नहीं आया? वो कहाँ है जो तुमसे पहले यहाँ पर था? मैंने उससे दोबारा पूछा। जी सर, वो छुट्टी पर है। 3 दिन से शायद गाँव गया हुआ है या बीमार है, मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इतने सवाल लेकर आया था और वो गायब था। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू करा। फिर 1 हफ्ते के बाद जब मैं अपनी सीट पर बैठा फाइल चेक कर रहा था, तो अचानक से एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक से टकराई। ये इलायची वाले चाय की खुशबू थी। मैंने सर उठाया तो सामने पवन ही खड़ा हुआ था। वही पुरानी वर्दी और वही चेहरे पर सदियों पुरानी उदासी लिए हुए, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नमस्ते सर जी, ऊपर वाले का शुक्र है आप वापस आ गए, उसने धीरे से कहा और चाय का कप मेरी मेज के ऊपर रख दिया। मेरे अंदर का गुब्बार एकदम से बाहर आने को बेताब हो गया। मैंने आसपास देखा, मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने उसकी कलाई को पकड़ लिया। मेरी गिरफ्त में गुस्सा और डर दोनों ही शामिल थे। पवन, मैंने हल्की पर सख्त आवाज में कहा, मेरे पास वक्त नहीं है पहेलियां बुझाने का। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें कैसे पता था, कैसे पता चला कि मेरी बाइक की ब्रेक फेल होने वाली है? तुमने मेरी बाइक के साथ कुछ किया था क्या? पवन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, वो बस मेरी आंखों में ही देखता रहा। उसकी आंखों में इतना ज्यादा गहरा सुकून था कि मैं खुद को बेचैन महसूस करने लगा। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मैं भला आपकी बाइक को हाथ कैसे लगा सकता हूँ? उसने नरमी से जवाब दिया। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? मैकेनिक ने चेक किया था, बाइक ठीक थी। तुम कोई अंतर्यामी हो क्या? मैंने सवाल कर लिया तो वो हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दुख साफ झलक रहा था। सर, चीजें चीख चीख कर अपना हाल बताती हैं, बस सुनने वाले के कान होने चाहिए। लोहा भी रोता है जब उसको चोट लगने वाली होती है। आपकी बाइक रो रही थी और मैंने सुन लिया। क्या बकवास है? मैंने उसको चुप कर दिया। मैंने कहा, ये बातें किसी और को सुनाना। आगे से अगर तुमने मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात करी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। जो हुक्म सर जी। उसने सर झुका लिया और कहा कि चाय पी लीजिएगा, ठंडी हो जाएगी। वो मुड़ गया और खामोशी से वहां से चला गया। मैं उसको जाते हुए देख रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कि वो अपने कंधों पर पूरी दुनिया का गम उठाए हुए हो। मुझे अपनी बदतमीजी पर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, लेकिन मेरा डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वैसे ही दिन गुजरते गए और जिंदगी अपने रूटीन पर चलती रही। मेरे घर में एक बड़ी सी खुशी आने वाली थी। मेरी पत्नी बिना उम्मीद से थी और ये उसका 9वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद हमें खुशखबरी दी थी कि बेटा होगा। ये खबर सुनकर मैं और बीना फूले नहीं समा रहे थे। हमारी फैमिली में पहला पोता आने वाला था। मेरी माँ ने तो अभी से सोने की चेन बनवा ली थी और बीना ने बच्चों के कमरे का थीम भी चुन लिया था। मैं ऑफिस में भी सबको बता चुका था कि मिठाई तैयार रखेंगे। मैंने अपने दिमाग में बेटे के साथ क्रिकेट खेलने और उसको स्कूल छोड़ने के सपने भी सजा लिए थे। ये आम इंसान की ख्वाहिश थी। और एक शाम मैं और बीना मार्केट गए। हमें बच्चे के जन्म की तैयारी करनी थी और कुछ ज़रूरी सामान भी खरीदना था। मार्केट में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हम बच्चों की एक बड़ी सी दुकान में जाकर रुके। बीना फौरन कपड़ों वाले हिस्से में चली गई, जहाँ पर नन्हे मुन्ने लड़कों के सूट लटके हुए थे। मैं खिलौने वाले सेक्शन की तरफ बढ़ गया। वहां पर रंग बिरंगे खिलौने सजे हुए थे। मैं शेल्फ के पास खड़ा हुआ रिमोट कंट्रोल गाड़ियां देख रहा था कि मेरी नज़र काउंटर पर खड़े हुए एक आदमी के ऊपर पड़ी। वो पवन था। आज वो ऑफिस की वर्दी में नहीं था, बल्कि उसने सादे से और मेले कपड़े पहन रखे थे। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं। वो काउंटर पर खड़े दुकानदार से कुछ कह रहा था। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मजबूर होकर कुछ पास गया था कि उनकी बातें कुछ सुन सकूं। सेठ जी, ये गाड़ी दे दीजिए, मेरे पास अभी 100 रुपए हैं, बाकी मैं वादा करता हूँ कि 2 दिन में दे दूंगा। पवन के लहजे में मिन्नत थी। उसके हाथ में एक लाल रंग की खूबसूरत सी कार थी। दुकानदार एक मोटा और बदतमीज तरह का आदमी था। उसने नफरत से पवन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। फकीर, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये 1000 रुपए की इम्पोर्टेड गाड़ी है। 100 रुपए में तो इसका डब्बा भी नहीं मिलता। चल रख इसको वापस और रास्ता नाप यहाँ से। ग्राहकों की भीड़ मत लगा। देख लो सेठ जी, किसी बच्चे का दिल खुश हो जाएगा। मैं मेहनत मजदूरी करके आपको पाई पाई दे दूंगा।
आप मुझे जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। पवन ने दोबारा से उनकी मिन्नत की। चल, मुझे नहीं जानना, तुझे उधार नहीं मिलेगा। पैसे हैं तो बता, वरना यहाँ से निकल। दुकानदार ने गुस्से से उसको बातें सुनाई। पवन के चेहरे पर मायूसी की ऐसी गहरी लहर दौड़ गई थी कि मेरा दिल भी कट गया। उसने कांपते हुए हाथों से वो गाड़ी वापस शेल्फ पर रख दी। उसकी आंखों में जो हसरत थी वो बताई नहीं जा सकती है। ये वही आदमी था जिसने मुझे लाखों रुपए का प्राइस बॉन्ड दिया था और खुद एक रुपया भी नहीं लिया। आज वो एक खिलौने के लिए इतना बेइज्जत हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। धीरे से आगे बढ़ गया। ये गाड़ी पैक करवा दो। मैंने अपना पर्स निकाला और 1,000 रुपए का नोट काउंटर पर रख दिया। दुकानदार का व्यवहार फौरन से बदल गया। उसने नोट देखा तो पूछने लगा, जी सर, अभी पैक करवाता हूँ। बहुत अच्छी पसंद है आपकी। पवन ने चौंक कर मुझे देखा। सर, आप यहाँ पर हैं? शॉपिंग करने के लिए आया था। मैंने दुकान से पैक हुआ डिब्बा लिया और पवन के हाथ में पकड़ा दिया। ये रख लो, ये मेरी तरफ से तोहफा है। पवन की आंखों में आंसू तैरने लगे। ऊपर वाला आपको बहुत देगा सर, आपने एक मिन्नत टूटने से बचा ली। ऊपर वाला आपकी नस्ल को भी आबाद रखे। इतने में बीना मेरे पास आ गई। उसके दोनों हाथों में लड़कों के ढेर सारे कपड़े थे, जिनमें नीली शर्ट और जीन्स ज्यादा शामिल थे। देखिए कितना प्यारा सूट है ना, हमारे बेटे के लिए। और ये जूते तो देखिए, बिल्कुल आपके जूतों जैसे हैं। वो जोश से और खुशी से बोल रही थी। पवन की नज़र बीना के हाथों में मौजूद कपड़ों के ऊपर पड़ी। अचानक उसके होठों पर वही डरावनी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र बीना को देखा और फिर मुझे। भाभी जी, उसने नरमी से कहा, ये नीले कपड़े मत खरीदें, गुड़िया के लिए कुछ खरीदें। गुलाबी फ्रॉक ले लीजिए, चूड़ियाँ लें और प्यारी सी गुड़िया ले लें। उसकी बात से बीना भी हैरान रह गई। उसने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि ये कौन है भला, क्या मतलब है? हमें डॉक्टर ने बताया है कि बेटा होगा। हम अल्ट्रासाउंड करवा चुके हैं। पवन ने सर को नामे हिलाया। मशीन इंसान की बनाई हुई है भाभी जी, और इंसान गलती कर सकता है। कुदरत के इशारे गलत नहीं होते। आपके घर बेटी आ रही है, चांद जैसी बेटी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये आदमी फिर से अपनी हद पार कर रहा था। अरे पवन, तुम बस करो। मैंने उसको एकदम से टोक दिया। तुम हर चीज में अपनी टांग मत अड़ाया करो। हम साइंस के दौर में जी रहे हैं। डॉक्टर पागल नहीं है जो हमें गलत बताएंगे। मुझे यकीन है कि बेटा ही होगा। तुम जाओ यहाँ से। पवन ने कंधे उठा दिए। जैसे आपकी मर्जी साहब जी, पर खुद मैंने जो देखा वो बता दिया। तैयारी बेटी की भी रखिए। ये कहकर वो मुड़ गया और दुकान से बाहर निकल गया कि बीना भी परेशान हो गई। ये कौन था और ऐसी बातें क्यों कर रहा था? अरे छोड़ो, ये हमारे ऑफिस का चपरासी है। थोड़ा सा इसका दिमागी संतुलन ऐसा ही है। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैंने बीना को तसल्ली दी थी, लेकिन मेरे दिल में एक चुभन सी बैठ गई। पवन की बात में जो यकीन था वो नज़रअंदाज करना मुश्किल था। हम अभी दुकान से बाहर ही निकले थे कि मैंने देखा सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक मेले कुचेले कपड़ों में एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। पवन उसके पास घुटनों के बल बैठा हुआ था और वही महंगी सी रिमोट कंट्रोल गाड़ी उस बच्चे के हाथों में दे रहा था। उसकी रोती हुई आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। वो गाड़ी पाकर ऐसे खुश हुआ कि जैसे उसे पूरी दुनिया का खजाना मिल गया हो। पवन उसके सर पर हाथ फेर रहा था और उसके अपने चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। ये सच में अजीब इंसान है। बीना ने भी ये मंजर देख लिया था। खुद इतना ज्यादा गरीब है कि कपड़े भी ढंग के नहीं पहने, लेकिन महंगी चीजें दूसरों को दे दी हैं। हाँ, बहुत ही अजीब है। मैंने गहरी सांस ली। 2 हफ्ते बाद रात के पिछले पहर बीना की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हम उसको फौरन से हॉस्पिटल लेकर गए। लेबर रूम के बाहर मैं बेचैनी से टहल रहा था। मेरे दिमाग में बेटे की तस्वीर थी और कानों में पवन की बातें गूंज रही थी। साइंस और उसकी बातों के बीच में 1 घंटे बाद लेबर रूम का दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो सर, बेटा हुआ है। मेरा सवाल फौरन से यही निकला, ये बात नर्स ने नहीं कही, ये तो मैंने इमेजिनेशन में सुना था। तभी हकीकत की दुनिया में आया तो नर्स ने कहा कि बहुत ही प्यारी और सेहतमंद बेटी हुई है, बिल्कुल परी जैसी है। मैं पत्थर का हो गया। खुशी तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि औलाद की खुशी ऐसी होती है, पर सदमा इस बात का था कि साइंस गलत साबित हो गई थी। बेटी, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। मेरे ये शब्द हलक में ही अटक कर रह गए। सर, कभी कभी बच्चों की पोजीशन ऐसी होती है कि अल्ट्रासाउंड में गलतफहमी भी हो जाती है। ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि बच्ची और माँ दोनों ही हेल्दी हैं। नर्स ने ये कहा और अंदर चली गई। मैं वहीं बेंच पर एकदम से गिर गया। तीसरी बार था कि पवन की कही हुई बात पत्थर की लकीर साबित हुई। मुझे अब यकीन हो गया था कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है।
अगले दिन ऑफिस में मिठाई बांटते हुए मैं सीधा पवन के पास गया। वो किचन में बर्तन धो रहा था। मुझे देखते ही उसने काम छोड़कर कहा, मिठाई तो बनती है सर जी। वो मुस्कुराया। मैंने कहा था ना कि बेटी आएगी। मैंने मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में दिया और अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालकर जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। पवन, तुम सच में कोई पहुंचे हुए अंतर्यामी हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। ये रख लो, तुम्हारी मिठाई है। मेरे लहजे में वो कड़वापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब मैं डर गया था। पवन ने मेरी आंखों में देखा। उसकी निगाहें इतनी ज्यादा तेज थीं, जैसे मेरे अंदर छुपे हुए लालच को देख रही हों। तुम लालची हो? क्या मतलब? मैं खुशी से दे रहा हूँ। नहीं, तुम इसीलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और इनाम के बॉन्ड बताऊंगा या मुसीबत से बचाऊंगा, पर तुम लालच कर रहे हो। वो मुस्कुराया। ये पैसे रख लेता हूँ, किसी गरीब के राशन के काम आ जाएंगे। फिर वो मेरे पास आया और कांपती आवाज में बोला, एक एडवाइस दूं सर जी? हाँ जरूर, मैं फौरन से बोला। आज के बाद आपके दरवाजे पर या आपके पास कोई भी मांगने वाला आए, उसको खाली हाथ मत जाने देना। चाहे 1 रुपया हो या फिर एक रोटी का टुकड़ा, कभी मना मत करना। ये मत देखना कि वो हकदार है या नहीं, बस दे देना। तुम्हारी नियत तुम्हारे हालात बदल देगी। मैंने फौरन से सर को हिलाया कि ठीक है, वादा रहा। उस दिन के बाद मैंने उसकी बात को गांठ बांध ली। रास्ते में कोई मांगने वाला मिलता या ऑफिस के बाहर कोई खड़ा हुआ होता, मैं अपनी जेब में हाथ डालता और जो भी नोट हाथ में लगता मैं उसको दे देता। ये सब कुछ चलता रहा कि अचानक ही हमारे ऑफिस पर एक मुश्किल आ गई। हमारे बॉस मिस्टर कुशल ने एक हंगामा मीटिंग बुलाई। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। टीम हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है और साथ ही परेशानी भी। बॉस ने प्रोजेक्टर चलाते हुए कहा, दुबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ये प्रोजेक्ट अगर हमें मिल गया तो कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होगा, और अगर हम नाकाम हुए तो कंपनी का दिवाला भी हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी सारे फंड्स इस पर लगा दी हैं। बॉस ने ऐलान किया कि जो भी इंसान इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएगा उसको डबल प्रमोशन और सैलरी में भी 50% का इजाफा मिलेगा, पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले 10 दिन हम सब ने पागलों की तरह काम किया। दिन रात एक कर दिया था। हमने प्रेजेंटेशन तैयार की, रिपोर्ट्स बनाई और सब काम लगन से किया। हम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। क्लाइंट के साथ मीटिंग का दिन आ गया। हम सब कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। दुबई से आई हुई टीम हमारे सामने बैठी हुई थी। वो लोग बहुत बारीकी से हर चीज़ को चेक कर रहे थे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही थी। मिस्टर कुशल फख्र से मुस्कुरा रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 साल में आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, बॉस बोल रहे थे। अचानक से क्लाइंट की टीम के हेड ने हाथ उठाकर रोका। 1 मिनट रुकिए। उसने स्लाइड पर एक फिगर की तरफ इशारा किया। ये क्या है? अगर हम इनपुट कॉस्ट को महंगाई की वजह से एडजस्ट करें तो आपका ये ग्राफ नीचे जा रहा है। आपके फॉर्मूले में बहुत बड़ी गलती है। इस हिसाब से तो हमें पहले ही साल में बहुत नुकसान हो जाएगा। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। मिस्टर कुशल का रंग भी फीका हो गया। हम सब ने जल्दी से अपने लैपटॉप में फाइल खोली। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। हमने टैक्स की कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसको हम सब की नज़रों ने नज़रअंदाज कर दिया था। ये तबाह कर देने वाली गलती थी। क्लाइंट का हेड गुस्से से खड़ा हो गया। ये बहुत ही लापरवाह व्यवहार है। आप लोग हमसे करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं और आपको बुनियादी हिसाब किताब भी नहीं आता। हम शायद यहाँ आकर अपना वक्त खराब कर रहे हैं। वो फाइल बंद करके जाने के लिए उठे। बॉस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उनकी आंखों में मैंने अपनी कंपनी की बर्बादी और अपनी नौकरी का खात्मा देखा था। ठीक उसी पल कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुला। पवन अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी की ट्रे थी। कमरे का तनाव उसको फौरन से महसूस हो गया, पर वो रुका नहीं। सर जी, पानी पी लीजिए। उसने क्लाइंट के आगे ग्लास रखा। नहीं चाहिए हमें पानी, क्लाइंट ने गुस्से में कहा। पवन की नज़र उस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर पड़ी जहां पर वो गलत ग्राफ खुला हुआ था। वो एक पल के लिए रुक गया, फिर बॉस की तरफ देखकर बोला, सर जी, ये लकीरें सीधी हो सकती हैं। पवन, बाहर जाओ। बॉस ने उसको दांत पीसकर कहा। पहले ही मुसीबत आई हुई है, तुम और ज्यादा तमाशा मत बनाओ। नहीं सर जी, गुस्सा नहीं करिए। पवन ने बड़ी मासूमियत से लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ाया जो टेबल पर पड़ा हुआ था। ये एक बटन दबाने से ये ठीक हो सकता है, दिखाओ। उससे पहले कि कोई उसको रोकता वो आगे बढ़ा। हम सब की सांसें रुक गईं। क्लाइंट भी हैरत से रुक गया था। पवन ने कीबोर्ड पर सिर्फ 2 उंगलियां चलाईं। उसने एक सेल को सिलेक्ट किया, कुछ मिटाया और एक नया हैंड प्रेड टाइप करके एंटर दबा दिया। स्क्रीन पर मौजूद ग्राफ ऐसे बदल गया, जो लाइन नीचे जा रही थी वो अचानक ऊपर की तरफ उठ गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये देखिए साहब जी, पवन ने मुस्कुराकर कहा।
वहां पर एक माइनस का निशान गलती से लगा हुआ था। मैंने हटा दिया। अब तो फायदा ही फायदा है। क्लाइंट की आंखें भी हैरत से खुल गईं। उसने दोबारा से स्क्रीन को देखा, फिर अपने कैलकुलेटर पर कुछ किया और फिर पवन को देखा। ये तो बिल्कुल ठीक है, वो क्लाइंट बड़बड़ाया। इस एक छोटे से बदलाव ने पूरे मॉडल को ठीक कर दिया। ये तो कमाल है। मिस्टर कुशल, जो अभी तक शॉक में थे, फौरन से संभल गए। जी जी, बिल्कुल, ये हमारे स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट हैं जो कभी कभी ग्राउंड लेवल पर भी काम करते हैं। क्लाइंट मुस्कुराया। शानदार। अगर आपके स्टाफ की नज़र इतनी गहरी है कि छोटी गलती भी फौरन से पकड़ लेते हैं, तो हमारा पैसा भी सेफ है। हम डील साइन कर रहे हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान का मुंह खुला हुआ था। पवन, जिसने अभी अभी कंपनी को करोड़ों के नुकसान से बचाया और करोड़ों का फायदा करवाया था, वो चुपके से उठा और बोला कि चाय लाऊं सर जी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मीटिंग के बाद ऑफिस में बॉस ने सबकी तारीफ करी। हालांकि सब जानते थे बचाने वाला कौन था, पर मेरी नज़र पवन को ढूंढ रही थी। ये माइनस का निशान हटाना इतना सिंपल सा काम नहीं था। वो एक सीधा एक्सेल शीट थी जिसमें हजारों फॉर्मूले लगे हुए थे। एक अनपढ़ चपरासी को कैसे पता चला कि गलती कहाँ पर है, और उसने इतनी भीड़ में इतने दबाव में भी सही जगह कैसे ढूंढ ली? ये कोई जादूगर है? मैंने खुद से सवाल किया, जिसके पास कुछ खास ताकत है। शाम को जब छुट्टी हुई तो मैंने फैसला कर लिया, बस अब बहुत हो गया। आज मैं देखूंगा कि पवन आखिर है कौन, कहाँ पर जाता है, किससे मिलता है, ये अपनी ताकत कहाँ से लाता है। पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गेट की तरफ नजर जमा दी। कुछ देर के बाद पवन ऑफिस से निकला। उसने अपना पुराना सा थैला कंधे के ऊपर लटका लिया और वो पैदल ही सड़क की तरफ चल पड़ा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और दूरी बनाए रखी। उसके पीछे चल पड़ा। वो मेन रोड से हटकर छोटी गलियों की तरफ मुड़ गया। मैंने गाड़ी वहीं पर पार्क करी और पैदल उसके पीछे पीछे गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम का अंधेरा फैल रहा था और गलियों में साए गहरे हो रहे थे। वो तेज तेज चल रहा था। अचानक से वो एक वीरान से मोड़ तक पहुंचा ताकि वो नजरों से गायब नहीं हो जाए। लेकिन जब मैं मोड़ पर पहुंचा तो सामने सड़क खाली थी। वो कहाँ गया? मैं हक्का बक्का रह गया। वहां सिर्फ वीरानी थी। न कोई घर का दरवाजा खुला हुआ था, न कोई और रास्ता। वो गायब हो गया था हवा में, जैसे कि कभी था ही नहीं। मैं वहीं पर खड़ा हुआ हाफता रहा। मेरे अंदर के सवाल अब और ज्यादा जुनून बन चुके थे। आज तुम बच गए हो पवन, मैंने अंधेरे में खुद से कहा, लेकिन कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे जानना है कि तुम कौन हो। उस रात में ठीक से सो भी नहीं सका। मेरी आंखों के सामने वो वीरान गली घूमती रही जहां पर पवन हवा में गायब हो गया था। वो कोई भूत था? क्या वो कोई जादूगर था, या सच में मेरे दिमाग की हालत ही कुछ बिगड़ रही थी? इन सवालों ने मुझे सारी रात करवटें बदलने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और दिमाग भारी था। मैं सीधा अपनी सीट पर गया और नजरें किचन के दरवाजे पर जमा दी। थोड़ी देर के बाद पवन बाहर निकला और हमेशा की तरह चाय बांट रहा था। जब वो मेरे पास आया तो उसका अंदाज बदला हुआ सा था। आज उसकी नज़र झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी चमक थी। उसने चाय का कप मेरी मेज के ऊपर रखा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये शायद ही मेरा खुद का वहम था। सर जी, उसकी आवाज़ भारी और सपाट थी। हाँ, मैंने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करी। कल आप मेरे पीछे क्यों आए थे? उसने सवाल कर दिया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उसको कैसे पता चला? मैं तो छुप छुप कर पीछा कर रहा था और वो खुद गायब हो गया था। मैं तो बस कहीं जा रहा था। मैंने झूठ बोलने की नाकाम कोशिश करी। वो मेरे करीब झुका। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत ज्यादा करीब था कि मैं उसकी सांसों की आवाज भी सुन सकता था। झूठ मत बोलिए सर, आप जो कर रहे हैं इससे बाज आ जाइए। मेरी दुनिया में झांकने की कोशिश नहीं करिए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं। मुझे गुस्सा आ गया। वो यहाँ का नौकर चपरासी था और वो मुझे धमकी दे रहा था। पवन, तुम अपनी हद मत भूलो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, ये सब कुछ कैसे करते हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पुलिस को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। उसने एक अजीब सी हंसी हंसी जिसमें दुख कूट कूट कर भरा हुआ था। पुलिस? पुलिस जिंदा लोगों को पकड़ती है। मैं जिस हाल में हूँ वहाँ पर पुलिस का कोई काम नहीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे जानना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इतना महंगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मान जाइए। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी गरीबी छुपाने के लिए सब कुछ कर रहा है। शायद वो किसी गैर कानूनी काम में शामिल है और डर रहा है कि मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा।
तुम्हारी धमकियां मुझे नहीं रोक सकती पवन, मैं सच जानकर ही रहूंगा, मैंने सख्ती से कहा। उसने अफसोस से सर हिलाया कि इंसान भी अजीब है, जिस बात से बचाया जाए उसमें ही कूदता है। ठीक है सर जी, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। ये कहकर वो मुड़ गया और अपने काम में लग गया। शाम को छुट्टी के वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि आज आर या फिर पार। मैंने अपनी गाड़ी ऑफिस से थोड़ी दूर पार्क करी ताकि उसको शक नहीं हो। जैसे ही पवन गेट से निकला तो मैं पैदल उसके पीछे चल पड़ा। आज वो तेज कदमों से चल रहा था और शहर की भीड़ से निकलकर पुराने शहर की तंग और अंधेरे से भरी गलियों की तरफ मुड़ गया। ये इलाका बहुत ही वीरान था, जहाँ की सड़क भी टूटी फूटी थी। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, सिर्फ घर से आने वाली हल्की सी रोशनी यही रास्ता दिखा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई बार मुझे लगा कि वो पीछे मुड़कर देखेगा, लेकिन वो सीधा चलता हुआ आगे जाता रहा। हम शहर के आखिरी सिरे पर पहुंच गए, जहां पर आबादी कम और वीरानी ज्यादा थी। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना सा मोहल्ला था, जो शायद बहुत गरीब इलाका था। दीवारें काली पड़ चुकी थी और जगह जगह से ईंट बाहर निकल रही थी। और पवन एक खराब हाल मकान के सामने रुका। उस मकान का दरवाजा लकड़ी का था, जो गल चुका था। उसने जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, सिर्फ हल्का सा भेड़ दिया। शायद उसको पता था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। मैं कुछ देर बाहर खड़ा रहा। मेरे अंदर डर और सवालों की जंग चल रही थी। पवन की वार्निंग मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे जानना महंगा पड़ेगा, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैंने धीरे से दरवाजे को धकेल दिया। चर्राहट की आवाज गूंज गई और दरवाजा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। ये एक छोटा सा बैठक था, जिसमें हर तरफ कूड़ा करकट और सूखे हुए पत्ते बिखरे हुए पड़े थे। सामने दो कमरे थे, जिनमें से एक की छत गिरी हुई थी। दूसरे कमरे में एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। मैं दबे हुए कदमों से इस रोशन कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, मुझे दीवारों पर कुछ अजीब चीजें नजर आने लगी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दीवार पर रोशनी डाली तो मेरे होश उड़कर रह गए। पूरे दीवार पर अखबार चिपके हुए थे। ये पुराने अखबार थे। उनकी लाइंस पढ़कर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। गांव गांव मिट गया। पानी के रलवे में पूरी फैमिली बह गई। लाश तक नहीं मिल सकी। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने डूब गए। मैंने एक तस्वीर पर रोशनी डाली। वो एक धुंधली सी तस्वीर थी, जिसमें एक नौजवान आदमी पानी के बीचों बीच खड़ा हुआ आसमान की तरफ हाथ उठाए रो रहा था। वो पवन था। वो जवानी का पवन था। एक और पेपर था, जिसमें लिखा हुआ था, पवन नाम का इंसान मानसिक संतुलन खो बैठा। पत्नी और 3 बच्चों की मौत का सदमा ऐसा गहरा था, आज हकीकत मुझ पर किसी पहाड़ की तरह टूट गई थी। ये आदमी कोई जादूगर नहीं था। ये तो एक ऐसा दुखी इंसान था, जिसने अपनी पूरी दुनिया एक ही रात में खो दी। अभी मैं इन सब खबरों को पढ़ ही रहा था कि कमरे में फिर से आवाज आने लगी। मैं दहलीज पर जम गया। मैंने दरवाजे की साइड से अंदर झांका। कमरे में टूटी हुई चारपाई बिछी हुई थी और फर्श पर कपड़ा पड़ा हुआ था। पवन वहां पर बैठा था, पर वो अकेला नहीं था। ये शायद वो समझ रहा था कि वो अकेला नहीं है। कुछ खाली जगहों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बेटा आ जाओ, गुड़िया देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उसने खाली प्लेट में कुछ भी नहीं डाला, बस हवा में चम्मच चलाया और खाली प्लेट की तरफ बढ़ा दिया। अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? नाराज हो क्या? वो खाली दीवार की तरफ देखकर बोल रहा था। उसके लहजे में ऐसा प्यार और दर्द था कि मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया। अरे देखो, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, खाओ ना। वो मिन्नतें कर रहा था, फिर अचानक से उसका लहजा बदल गया, परेशान हो गया। पानी, पानी चाहिए? नहीं, पानी मत मांगो, पानी तो सब लेकर चला गया। पानी ही तो जालिम है। वो डर कर पीछे हट गया। मेरे बच्चे डूब रहे हैं, बचाओ कोई इनको, बचाओ मेरे बच्चों को। अचानक से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। वो फर्श पर लेट गया और हाथ पांव चलाने लगा, जैसे वो गहरे पानी में तैरने लगा हो। मेरा हाथ पकड़ो, मत जाओ उधर, पानी बहुत ज्यादा है, मुझे भी ले जाइए, मैं अकेला क्यों बच गया। उसको ऐसे तड़पता हुआ और बिलखता देखकर मेरी आंखों से एकदम आंसू जारी हो गए। ये वो पवन नहीं था जो ऑफिस में खामोश रहता था। ये तो एक ऐसा बाप था जिसका जख्म कभी भी नहीं भरा। ये वो पति था जिसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसका पागलपन, उसकी बातें सदमे का नतीजा थी। मैं अपनी सिसकियों को रोक नहीं सका। मेरी आवाज सुनकर पवन एकदम से खामोश हो गया। वो उठकर बैठ गया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो चेहरा आंसू से तर, पर अब उसमें वो जुनून नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। मैंने कहा था ना सर जी, यहाँ पर मत आना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुख है, उसने थकी हुई आवाज में कहा।
मैं धीरे धीरे अंदर गया और उसके सामने फर्श पर बैठ गया। मेरे पास शब्द ही नहीं थे। पवन, ये सब मुझे नहीं पता था। तुम इतना बड़ा दुख उठाए फिर रहे हो। उसने दीवार पर लगी हुई अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर देखकर कहा, नहीं सर जी, ये तो अब मेरी जिंदगी बन गई है। ये मेरे साथ रहते हैं, मैं इनसे बातें करता रहता हूँ, वरना कब का मर चुका होता। पर वो बातें जो तुम खुद जान गए थे, लैपटॉप, बाइक, प्रोजेक्ट, वो सब क्या था? तो ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? पवन ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, उंगली उठाई। जब इंसान का सब कुछ लूट जाता है ना, तो फिर वो भी ऊपर वाले की चौखट को नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले को पुकारता हूँ। मेरे इस अकेलेपन और प्रार्थना की वजह से ही ऊपर वाले ने मेरी मदद की और उसका इंतजाम कर दिया। कैसा इंतजाम? मैंने हैरत से पूछा। मैं उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। उस टूटे हुए कमरे में अखबारों से चिपकी दीवारों और पवन की बुझी हुई आंखों के बीच मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी इंसान के घर में नहीं, किसी इम्तिहान के अंदर बैठा हूँ। कैसा इंतजाम? मैंने धीमी आवाज में पूछा। पवन हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, वो उस इंसान की मुस्कान थी जिसने सब कुछ खोकर भी शिकायत करना छोड़ दिया हो। जब इंसान देना सीख लेता है ना सर जी, वो बोला, तो ऊपर वाला उसे देखना शुरू कर देता है। लेकिन देखना और बचाना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं उसकी बातें समझ ही नहीं पाया, क्या मतलब? पवन ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी निगाहों में डर नहीं था, बल्कि वार्निंग थी। आपने रास्ते में मिलने वाले हर मांगने वाले को देना शुरू किया, उसने कहा। आपने ये नहीं देखा कि कौन सही है कौन गलत, आपने बस दिया। यही सबसे बड़ी गलती भी है और सबसे बड़ी भलाई भी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। गलती क्यों? क्योंकि देने के बाद हिसाब शुरू होता है, पवन ने बहुत शांति से कहा। और हिसाब कुदरत खुद रखती है। उसकी आवाज में कोई डर पैदा करने वाली बात नहीं थी, फिर भी मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। हर भलाई की कीमत होती है, वो बोला। कुछ कीमतें छोटी होती हैं और कुछ इतनी बड़ी कि इंसान सोच भी नहीं पाता। मैं उठ के खड़ा हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो पवन? क्या मेरी जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला है? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जब तक देना मजबूरी नहीं बनता तब तक सब ठीक रहता है। उस रात में घर लौटा, लेकिन नींद मुझसे दूर भागती रही। पवन की बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। हिसाब शुरू होता है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। ऑफिस में प्रोजेक्ट की खुशी थी, बॉस खुश थे, मेरी तारीफ हो रही थी। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें अजीब होने लगी। एक दिन ऑफिस के बाहर एक आदमी मिला, कपड़े फटे हुए, आंखों में भूख। मैंने जेब में हाथ डाला, लेकिन उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। पहली बार मैंने मना किया, बस एक पल के लिए। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरा दिल ऐसा बैठा जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया हो। उसी शाम बॉस का फोन आया। आवाज में तनाव था। रंजीत, एक प्रॉब्लम हो गई है। कल जो दुबई वाला प्रोजेक्ट साइन हुआ था ना, उसमें कुछ गड़बड़ निकल आई है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कैसी गड़बड़ सर? कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, उन्होंने कहा। और इस बार उंगली तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरफ उठ रही है। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। अगले दिन ऑफिस में हड़कंप मच गया। फाइलें खुलने लगी, पुराने फैसले, पुराने साइन सब खंगाले जाने लगे। और अजीब बात ये थी, जिस जिस फाइल पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्हीं में गड़बड़ निकल रही थी। मैंने पवन को ढूंढा। वो किचन में बर्तन धो रहा था। पवन, मेरी आवाज कांप रही थी। ये सब उसी हिसाब का हिस्सा है ना? उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में दुख था। मैंने मना किया था ना सर जी, वो बोला। गिनिए मत और मत तोलिए, बस देते रहिए। पर मैंने तो सिर्फ एक बार, कुदरत एक बार नहीं देखती। पवन ने बात काट दी। वो नियत देखती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, तो अब मैं लगभग गिड़गिड़ा गया। पवन ने प्लेट रखी और अपने गीले हाथ पहुंचे और बहुत धीरे से बोला, अब हिसाब पूरा करना होगा। कैसे? उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। इस बार वो बोला, पैसे से नहीं, किसी और चीज से। मेरे गले में कुछ अटक गया। किसी चीज से क्या मतलब पवन? उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से बाहर जाती सड़क दिखाई दे रही थी। जिस दिन आप देने से डरेंगे, वो बोला, उसी दिन कुदरत आपसे छीनना शुरू कर देगी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं थी, ये कहानी थी कीमत चुकाने की। और मुझे डर था कि अगली किस्त मेरी नौकरी नहीं, मेरी जिंदगी मांगने वाली है। पवन की बात उस रात मेरे साथ घर तक आई थी। हर एक भलाई का हिसाब होता है सर जी। मुझे नींद नहीं आई। पहली बार डर इस बात का नहीं था कि कुछ बुरा होगा, डर इस बात का था कि कहीं मैं खुद गलत न निकल जाऊं। अगले दिन ऑफिस में हालात और बिगड़ गए। टीम बैठ चुकी थी। हर फाइल, हर साइन, हर मेल खंगाला जा रहा था। मेरे डिपार्टमेंट पर सीधा शक था।
दोपहर में बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उनकी आंखों में गुस्सा कम, थकान ज्यादा थी। रंजीत, उन्होंने कहा, अगर ये गलती साबित हो गई ना, तो कंपनी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मैं चुप रहा, क्योंकि सच ये था कि कुछ फैसले मैंने जल्दबाजी में किए थे। नियत गलत नहीं थी, पर लापरवाही थी। शाम तक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। डाटा की हेराफेरी हुई थी, लेकिन वो जानबूझकर की गई थी। नाम आया वर्मा, वही सीनियर मैनेजर जिस पर सब आंखें बंद करके भरोसा करते थे। पूछताछ हुई तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने आंकड़े बदले थे। कारण कोई भारी नहीं था। उसका बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इलाज महंगा था। उसने सोचा था कि प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो सब संभल जाएगा। कमरे में सन्नाटा था। कानूनी कार्रवाई तय थी। मैंने वही एक फैसला लिया, सर। मैंने बॉस से कहा, गलती इसकी है, पर नुकसान कंपनी को नहीं हुआ। अगर इसे अभी निकाल दिया गया तो उसका घर पूरी तरह टूट जाएगा। बॉस ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम चाहते हो आप मेरी प्रमोशन रोक लीजिए? मैंने कहा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दीजिए, पर इसे एक आखिरी मौका दीजिए। ये कोई बड़ा बलिदान नहीं था, बस एक इंसानी फैसला था। कुछ देर के बाद बॉस बोले, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने सर हिला दिया। उस दिन घर लौटते वक्त मैंने पवन को ढूंढा। उस दिन मैंने घर लौटते वक्त मैंने पवन को ढूंढा। वो स्टोर रूम में फर्श साफ कर रहा था। सब ठीक हो गया? उसने बिना मेरी तरफ देखे पूछा। हाँ, मैंने कहा, पर नुकसान से नहीं, समझ से। उसने बस इतना कहा कि यही काफ़ी है। मैंने पूछा, तुम्हें पहले कैसे समझ आ जाता है? वो रुका, फिर बोला, जब आदमी बहुत कुछ खो देता है ना, तो वो लोगों की गलतियां जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि उसने खुद अपनी सबसे बड़ी गलती देख ली होती है। कुछ दिनों के बाद पता चला कि पवन ने नौकरी छोड़ दी है। न कोई शिकायत की, न कोई मांग, बस एक छोटा सा कागज छोड़ गया। अब मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। आज महीनों हो गए। कभी कभी सड़क पर कोई बच्चा खिलौनों की दुकान के बाहर रुकता दिखता है तो मुझे पवन याद आ जाता है। वो कोई जादूगर नहीं था, उसमें कोई रहस्यमय ताकत नहीं थी। वो बस एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत दुख देखा था और उसी दुख से दूसरों के लिए थोड़ी जगह बना ली थी। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत होती है। हर सच को जानने की जिद बहादुरी नहीं होती। कभी कभी जो लोग हमें रोकते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं। जिंदगी में हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो सामने आकर इंसान को मजबूत नहीं बल्कि तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा सच यही है कि वार्निंग अगर डर से नहीं, दर्द से दी जाए तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।